लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसोफर था, मैथमेटिशियन था, म्यूजिशियन था, मतलब अलग अलग इंडस्ट्री में इसका कंट्रीब्यूशन था। देखो जितने भी ग्रीक लोग रहते हैं ना उस टाइम के, उन्होंने ना बहुत हर फील्ड में ना उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो या फिर बोल सकते हो मैथमेटिक्स की, तो हर एक इंडस्ट्री में उनका कंट्रीब्यूशन है ही है। ओके, तो यहाँ पर पाइथागोरस क्या था? पाइथागोरस एक बोल सकते हो कि मैथमेटिशियन था। आपके लिए ही वॉज अ मैथमेटिशियन, और उसने कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था? कि अगर दो साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ओके, दो साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेट्स टेक एग्जांपल, मैं इसका नाम लिख रहा हूं क्या, ए बी एंड सी। इसमें ए बी और बी सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग उल्टे शब्दों में बोल सकते हैं कि ए बी सी में जो एंगल ए बी सी है वो 90 डिग्री है। तो ये सिचुएशन में जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा, इट विल बी स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स का सम का स्क्वायर। इनडायरेक्टली ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए सी में ऐसा क्या खास है? ए सी जो है हाइपोटेनस है। समझ में आया? तो हमेशा आपको याद रखना है कि कभी भी किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, इसका मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर। अभी आपके 2.1 में क्या बोला है? 2.1 में बोला है कि चलो बताओ इन नंबर्स को देख के कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है कि नहीं। तो तरीका क्या होगा सॉल्व करने का? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बड़ा वाला नंबर सिलेक्ट करना है। इनमें से कौन है बड़ा नंबर? 5। तो 5 को सिलेक्ट करके उसका स्क्वायर करना है। आंसर कितना आया? 25। इसको लिखना है इक्वेशन 1। ओके, सेकेंड, अब आपको बाकी के दो बचे हुए छोटे नंबर है ना, उनका स्क्वायर करके ऐड करना है। लेट्स टेक एग्जांपल, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो आंसर कितना आ गया इसका? 25। ओके, समझ में आया? तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट इफ द RHS इज इक्वल, दोनों का RHS 25 है, तो दोनों का LHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। इनडायरेक्टली 5 का स्क्वायर जो है वो 3 और 4 के सम के, मतलब स्क्वायर के सम के बराबर है। समझ में आया? एंड दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो आप क्या बोलोगे कि 3 5 4 इज एनी अ पाइथा, ओके, गोरियन ट्रिपलेट। समझ में आया? अंडरस्टूड? तो ये तरीका होता है। नाउ कम टू, देखो इसमें हम लोग सब सॉल्व नहीं करेंगे, जो आपको तरीका समझ में आ जाना चाहिए, अदर यू कैन सॉल्व। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला? 10 24 एंड 27। तो आप जरा 27 का स्क्वायर करो, क्या होता है? तो मैंने क्या बोला? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आउट ऑफ देम सिलेक्ट द बिगर नंबर। हु इज द बिगर नंबर? दैट इज 27। तो 27 का स्क्वायर करिए। क्या आंसर आ रहा है बताइए 27 का स्क्वायर करने पर? नहीं आ रहा है क्या? ओ मैडम बाद में लिखो, नहीं तो लिखने का शौक मुझे पूरा करना आता है। 729। ओके, ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरा क्या है? उसके बाद है बेसिकली दूसरे जो नंबर है, नाउ टेक अदर नंबर्स 10 एंड 24। तो 10 का स्क्वायर करो एंड 24 का स्क्वायर करो। 10 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है? 100। इसका करते हो तो 576 ओवर कितना आ गया? 676। सो नाउ फ्रॉम यू कैन से 1 and 2 वी कैन से दैट the square of 27 is not equal to the sum of square of these two numbers. Okay, और फिर लिखोगे therefore 10 24 27 is not a Pythagorean triplet. समझ में आया? It's not a Pythagorean triplet. We'll take one more question. इसमें से एक और क्वेश्चन लेते हैं। yes, थर्ड वाला देखो जरा, क्या बोल रहा है? 5। So how to solve such kind of question? First of all, you have to take bigger number. Who is bigger number? 13. Square it. Answer 169. Write as a equation number 1. Now come to others number. 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर. What is the square of 5? 25. हमें बाकी के दो नंबर का स्क्वायर करना है, ठीक है? और इसका 144 कितना आ गया? 169। तो आप देख सकते हो कि इनका RHS बराबर है,
it means we can say that the square of 13 is equal to the sum of square of other smaller number. Therefore 13 or you can say 12 or 5 जो भी कुछ है are पाइथागोरियन ट्रिपलेट. समझ में आया सबको? लिख लो इसे सब लोग. चलो हाँ, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पर क्या बोल रहा है आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एक फिगर है और इसमें एन क्यू पी जो है ना इट इज परपेंडिकुलर. तो हमको यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर एन क्यू पी इज, ये देखो सबसे पहले वहां पर देख लो, वापस से समझा रहा हूं. सो दिस इज अ फिगर, एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी. ओके, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट इज सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी. एक और चीज यहां पर मेंशन है दैट इज एंगल एम एन पी इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री. ये दो चीजें आपके क्वेश्चन में दी है कि जो ये एन क्यू है ये परपेंडिकुलर है एमपी के, और दूसरा क्या दिया है? एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, सो यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर बोल रहा है कि आप कुछ भी करके एन क्यू फाइंड करो. जब भी आपको ऐसा फिगर दिखाई दे जिसमें ये वाला मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और वहां पर उस राइट एंगल ट्रायंगल में से एक लाइन निकल के सामने वाले हाइपोटेनस को जाके क्या कर रही है? परपेंडिकुलरली टच कर रही है. तो इसका मतलब क्या? उस लाइन को मतलब उस एन क्यू को मैं क्या कहूंगा? ज्योमेट्रिक मीन. ओके, ज्योमेट्रिक मीन. तो यहां पर ज्योमेट्रिक मीन कौन है? एन क्यू. हाउ टू फाइंड? यू कैन से एनी लाइन विच इज कंसिडर एज अ ज्योमेट्रिक मीन. किसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के रूप में कंसिडर कर सकते हैं? तो यहां पर एन क्यू को कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल से निकल रही है और हाइपोटेनस को जाके टच कर रही है, वर्टिकली टच कर रही है, परपेंडिकुलरली टच कर रही है. तो इसका मतलब क्या? एन क्यू है ज्योमेट्रिक मीन. अब आपको डायरेक्टली क्या लिख देना है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग? एन क्यू का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके? यहां पर एम क्यू और क्यूपी के प्रोडक्ट के. मतलब जो ये एन क्यू का स्क्वायर है वो एम क्यू और क्यूपी के स्क्वायर प्रोडक्ट के बराबर है. ओके, प्रोडक्ट के बराबर है. और यहां पर हमें रीजन देना पड़ेगा क्या? दैट इज थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. ये हो गया. अब हमें जो जो इंफॉर्मेशन दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं. हमें एनक्यू दिया है क्या? नहीं, वही तो हमें फाइंड करना है. तो एनक्यू को एनक्यू लिखिए. फिर बाद में उसके बाद क्या? एमक्यू. व्हाट इज एमक्यू ओवर हियर? 9 लिखेंगे. नेक्स्ट व्हाट इज क्यूपी? 4. तो यहां पर 9 और 4 36 हो गया. एनक्यू का स्क्वायर इज अ 36. एनक्यू स्क्वायर इज अ 36. सो व्हाट विल बी द एनक्यू ओनली? यस. तो यहां पर हमें क्या मिल गया? टेकिंग स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें मिल गया एनक्यू जो है किसके बराबर है? 6. इज देयर एनी सेंटीमीटर? तो जहां पर नहीं लिखा है वहां पर यूनिट लिख दो. ये होता है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. मतलब कोई भी ज्योमेट्रिक मीन जहां पर जाके हाइपोटेनस को टच करता है और जो दो सेगमेंट रेडी होते हैं तो वो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर उन दो सेगमेंट के मल्टीप्लिकेशन के या फिर प्रोडक्ट के बराबर होता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर भी वही वाला सीन है. अब इस फिगर में देख के पहचानिए कि कौन ज्योमेट्रिक मीन होगा? पीएम. कैसे? क्योंकि ये यहां से निकल रहा है और डायरेक्टली हाइपोटेनस को जाके टच हो रहा है. ठीक है, तो हमें यहां पर क्या फाइंड करने को बोला है? क्यू आर. हम फाइंड कर लेंगे. सबसे पहले हम लोग ऐसा लिखेंगे क्या? सेगमेंट पीएम इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर. ओके, सेगमेंट पीएम इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर. अब आगे जो है हम लोग वही डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे? ऑल्सो एंगल क्यूपीआर इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसका मतलब जो पीएम का स्क्वायर होगा वो क्यूएम इंटू एम आर, मतलब बाकी के जो हाइपोटेनस के जो सेगमेंट बने ना उनके बराबर होगा. कौन? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर. और यहां पर आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा, एग्जामिनर मार्क्स काटेगा. दैट इज ज्योमेट्रिक मीन थियरम. ओके, या फिर थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग. ओके, ये हो गया. अब हमें क्या दिया है? क्या हमें पीएम दिया है? यस, 10 का स्क्वायर लिख लीजिए. देखो दिया ना पीएम. क्या हमें क्यूएम दिया है? 8 दिया है, लेकिन हमें क्यूआर कहीं पर भी नहीं दिया है. एमआर कहीं पर भी नहीं दिया है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे. 10 का स्क्वायर होता है 100 इंटू एम आर. अब यहां पर 8 नीचे आएगा, डिवाइड करेगा और यहां पर एम आर एज इट इज रहेगा. इसका हाफ 4, इसका हाफ 50, इसका हाफ 2, इसका हाफ 25. व्हाट इज हाफ ऑफ 25? दैट इज 12.5.
हमें एम आर मिल गया, लेकिन हमें क्या एम आर ढूंढना था क्वेश्चन में, हमें क्या कहा था ढूंढने को, क्यू आर। बट वी नो दैट क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। कैसे? क्योंकि क्यू एम और आर एक ही लाइन से बिलोंग करते, दे आर कोलिनियर। तो हम क्या करेंगे, क्यू एम की वैल्यू जिसकी वैल्यू 8 है, एम आर की वैल्यू मिली 12.5, इसको ऐड कर देंगे, आंसर इज अ 20.5 यूनिट। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, क्यू आर मिल गया। समझ में आया सबको? अब आगे देखते हैं। अब पहले दो क्वेश्चन में तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगा है, लेकिन जो इसमें है, इसमें थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगेगा क्या? यहां पर ज्योमेट्रिक मीन है ही नहीं तो लगेगा क्या? क्या आपको ऐसा कोई लाइन दिखाई दे रहा है? नहीं। तो यहां पर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगने का सवाल ही नहीं उठता। आपको क्या क्या चीज गिवन है? आपको यहां पर एस आर दिया है, कितना दिया है? 6। एक और चीज दिया है यहां पर, दैट इज आर एस पी, हाउ मच? 90 डिग्री, एंगल आर एस पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वन मोर थिंग दे हैव गिवन, दैट इज एस पी आर इज इक्वल टू हाउ मच? एस पी आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। कोई बता सकता है एस आर पी कितना होगा? बोलो 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 बोलो। ना 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 ना, यहां पर देखो, यहां पर देखो, दैट इज एस आर पी आर एस पी एंड दूसरा क्या? एस पी आर इज इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो हमें यहां पर आर एस पी पता है कितना, 90, एस पी आर पता है 30, और ये टोटल 180 के बराबर है, बट हमें एस आर पी नहीं मालूम है। तो ये 90 और ये ऐड हो जाएंगे, 30, 120 हो जाएगा, 120 वहां पर चला जाएगा। तो 180 माइनस 20 हाउ मच? 60। हमें मिल गया एस आर पी, लेकिन हमें तो इससे कुछ मतलब ही नहीं था। हमें तो फाइंड करना था क्या? एस पी और पी आर। कैसे फाइंड करेंगे? अब मैं जरा जो चीज लिख रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना। मैं ऐसा लिखूंगा दैट एस पी, या फिर मैं यहां पर लिखता हूं, लेट्स टेक एग्जांपल, एस आर इज अ हाफ ऑफ पी आर। ऐसे कैसे मैंने लिख दिया कि ये जो एस आर है ये पी आर का हाफ है? तो एक थियरम है 30 60 90 का थ्योरम। 30 60 90 का थ्योरम ये कहता है कि जो 30 डिग्री के सामने वाला साइड है वो हाइपोटेनस का आधा होता है। तो यहां पर हाइपोटेनस कौन है? पी आर, और ये 30 डिग्री के सामने वाला कौन है? एस आर। तो एस आर जो है वो पी आर का हाफ होगा, और यहां पर आपको रीजन क्या लिखना है? 30 60 90 थ्योरम। ओके, अब मुझे एस आर दिया है कितना? 6, तो मुझे पी आर मिल जाएगा, 2 वहां पर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हाउ मच द पी आर? पी आर इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। ओके, लेकिन हमें अब फाइंड करना है क्या? एस पी। तो मैं क्या लिखूंगा जरा ध्यान देना, एस पी इज इक्वल टू, ओके, एस पी इज इक्वल टू √3/2 ऑफ पी आर। इसका मतलब क्या? जो 60 डिग्री के सामने वाला होता है, जैसे कि एस पी, वो हाइपोटेनस का √3/2 होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा देयरफॉर एस पी इज इक्वल टू √3/2, और पी आर कितना मिला? 12, 2 6 12। मुझे एस पी का आंसर कितना मिल गया? ओके, अंडरस्टूड? एसपी बोलते हो धुरंधर का एसपी याद आता है, मालूम है? संजय दत्त। हाँ, ये तो भाई, ये तो मालूम ही हो गया भाई को, भाई भी वही बनने वाला है ना। ओके, रूट फॉर ये थ्योरम से आया। थ्योरम ये कहता है कि जो 60 डिग्री के सामने वाला है ना, वो जो है ना हाइपोटेनस का √3/2 होगा। तो यहाँ पर हाइपोटेनस पी आर है, पी आर का √3/2। पी आर का आंसर कितना है? 12। तो 12 और 2 को कैंसिल किया, 6 है, तो 6√3 इज आंसर। ओके, नाउ कम टू दिस वन मोर थियरम। ये लास्ट थियरम है, इस थियरम को हम लोग बोलेंगे, सस्पेंस रखते हैं, बाद में देखते हैं क्या बोलेंगे। ओके, यहां पर क्या बोला है? हाइपोटेनस दिया है, कितना दिया है? √8, बराबर। तो मैं और एक और चीज दिया, चलो एसी आपको √8 दिया है, और एबीसी हाउ मच? इट इज 90। अब हमें क्या करना है? हमें यहां पर देखना है हम कर क्या सकते हैं। हमें फाइंड करने को बोला है एबी और बीसी। कैसे फाइंड करेंगे एबी और बीसी? हमने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में कि जो एबी है, जो बीसी है, वो हाइपोटेनस का 1/√2 होगा। मतलब जो AB का वैल्यू है या फिर BC का वैल्यू है, वो हाइपोटेनस का, मतलब AC का 1/√2 होगा। इस थ्योरम को किस नाम से जाना जाता है? विनय कुमार त्रिपाठी थ्योरम, है ना? 45 45 90 थ्योरम। ओके, समझ में आया? ये 90 है और ये दोनों 45 45 है। समझ में आया?
ओके, अब यहां पर मुझे ए बी और बी सी का नहीं मालूम, लेकिन मुझे ए सी मालूम है कितना, √8 है। हाइपोटेनस कितना दिया है, √8 है। तो हम लोग √2 का टेबल पढ़ेंगे। √2 वन जा, नहीं रहने दो, जाने दो, मत पढ़ो। यहां पर हम √8 को कुछ लिखेंगे, इडियट, ये देखो √2 3 बार लिखेंगे। एक बार एक √2 और एक इसका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, रूट में 2 बार 2 बचेगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ये आ गया इसका यूनिट। मतलब हाइपोटेनस अगर किसी भी 45, 45, 90 वाले ट्रायंगल में अगर √8 होता है तो बाकी के बचे हुए साइड क्या होते हैं, 2। समझ में आया क्या सबको? इसका मतलब ए बी और बी सी किसके बराबर है, तो कुछ और रहेगा। 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करना है और उस स्क्वायर का क्या करना है, एक डायगोनल ड्रॉ करना है। देखो मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया और उसका डायगोनल ड्रॉ किया और उसकी वैल्यू लिख दी 10 सेंटीमीटर। मैं उसका कुछ नाम दे देता हूं ABCD। ओके, अब मुझे कहा है क्या कि डायगोनल दिया है, बाकी का कोई एक साइड निकाल लो और आप पेरीमीटर निकालो। इधर देखो, ओके, पेरीमीटर निकाल लो। तो हम कैसे इसको करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या कि एंगल A इज इक्वल टू 90। ऐसे कैसे लिख दिया, तो हम लोग लिखेंगे दैट इज BAD इज इक्वल टू 90। रीजन, ऑल एंगल ऑफ स्क्वायर आर 90। ओके, अब जरा जिस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। क्या आपको BAD दिख रहा है? तो BAD में एंगल BAD 90 डिग्री है, तो डायरेक्टली हम लोग BAD में क्या लगा सकते, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग BAD में हाइपोटेनस कौन होगा, बताओ? AD नहीं, BD होगा, बराबर। BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, बराबर। हमें BD दिया है दैट इज 10 का स्क्वायर। अब मुझे एक चीज मालूम है, क्या मालूम है कि AB और AD दोनों बराबर ही है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों जो है ना स्क्वायर के साइड है और स्क्वायर के दो सब साइड बराबर होते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, इक्वल कॉन्ग्रुएंट, जो भी कुछ है, आर कॉन्ग्रुएंट। थोड़ा मैथमेटिक्स की भाषा लिखो ना, कॉन्ग्रुएंट, मजा आएगा। ओके, अब AB स्क्वायर कितना हो गया, 2AB स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर हो गया 100, 2 गया डिवाइड किया, आंसर आया, क्या आंसर आया, 50। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने पर AB स्क्वायर तो AB हो जाएगा और 50 क्या हो जाएगा, ये देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, 5 × 5 × 2, 5 5 25 × 2 दैट इज हाउ मच, 50। अब यहां पर निकाल लेंगे 5 की जोड़ी को बाहर और अंदर क्या बचेगा, दैट इज √2। ये मुझे मिल गया एक साइड, लेकिन मुझे थोड़ा एक कदम आगे की सोचनी पड़ेगी क्योंकि मुझे यहां पर पेरीमीटर भी फाइंड करना है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हाउ मच, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड। ओके, 4 × साइड, 4 साइड कितना है, 5√2। अब यहां पर देखना 4 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, कितना हो जाएगा, 20√2। ये इतना होगा, सेंटीमीटर है ना, तो यूनिट्स नहीं लिखेंगे हम लोग, सेंटीमीटर। क्या क्या कैसा निकालते थे? ऐसा नहीं निकालते, तो ऐसे ही निकालते थे। ओके, देखो नंबर को ना तोड़ते रहो जब तक पॉसिबल है। सुनो, नंबर को तोड़ते रहो जब तक पॉसिबल है। मैं 50 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 5 × 5 × 2, 5 5 25, 25 2 50। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, तुम ट्राई कर लेना। ओके, और फिर बाद में 5 5 का जोड़ी बना, उसको बाहर निकाल दो, स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया तो उसको एक बार लिख लेना। व्हाट इज, हमेशा स्क्वायर रूट निकालते टाइम बड़े नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर छोटे छोटे नंबर्स में तोड़ो और जिस नंबर की दो की जोड़ी बन रही है उसको बाहर निकालो और एक बार ही लिखो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहां पर देख के लग रहा है कि भाई यहां पर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगने वाला है। ओके, तो कैसे, अब देखो जो फाइंड करना है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। GD कितना है यहाँ पर, GD कहां पर है मेरा, GD यहाँ पर 8 है और FG कितना है यहाँ पर, FG 12 है। मुझे क्या फाइंड करने को बोला है, मुझे फाइंड करने को बोला है EF, क्या, सॉरी EG,
तो क्या आप ईजी फाइंड कर सकते हो? मैं यहां पर इस बार रीजन नहीं लिखने वाला, मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्या, दैट इज जीएफ इज इक्वल टू ईजी। तुम लोग तो जानते ही हो ना इसे, ओके? तुम लोग को क्या सिखा रहा हूं मैं, जीएफ नहीं लिखूंगा, मेरे एफजी लिखूंगा, ओके? तो यहां पर एफजी का स्क्वायर इज बेसिकली 12 का स्क्वायर, और ईजी के दिख रहा है ना, वही तो फाइंड करना है, तो ईजी को ईजी लिखूंगा। जीडी इज हाउ मच? 8। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, ओके? फिर बाद ईजी को चेंज मत करो क्योंकि है नहीं वैल्यू, लेके जाओ 8 को डिवाइड करो एंड देन यू विल गेट योर आंसर। कैसे? 8 का हाफ 4, 144 का हाफ 72, 2 का 4 का हाफ 2, 72 का 36, इसका हाफ 1, इसका 18। कितना मिल गया ईजी? ईजी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया रहेगा तो लिख लीजिएगा। अब आगे हम लोग को ये तो मिल गया, कितना ईजी, कितना मिल गया? 18। अब हमें एक और चीज फाइंड करनी, दैट इज एफडी। एफडी कैसे फाइंड करेंगे? एफडी फाइंड करने के लिए आपका फोकस होना चाहिए एक ट्रायंगल पे, एफ जी डी। तो ऐसा लिखेंगे हम लोग इंग्लिश में, इन ट्रायंगल एफ जी डी एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन क्या लिखना? थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्यों? क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है और इसके जो मतलब ये ऑलरेडी दिया है गेस, ओके? तो इसका रीजन हम लोग लिखेंगे भी नहीं। अब डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। इसमें हाइपोटेनस कौन है बताइए? ट्रायंगल का नाम क्या है? एफ जी डी। डीएफ हाइपोटेनस है, डीएफ का स्क्वायर इज इक्वल टू जीएफ, नहीं जीएफ नहीं लिखूंगा मैं, एफ जी का स्क्वायर, ओके? जीडी का स्क्वायर, समझ में आया? जीडी का स्क्वायर। तो अब यहां पर डीएफ मुझे नहीं मालूम, मैं एज इट इज लिखूंगा। एफ जी कितना है? 12 है, 12 का स्क्वायर करूंगा। जीडी कितना है? 8 है। 144 प्लस 64 कितना आ जाएगा आंसर? 8 क्या? 208 कितना होगा? 208, ओके? 208 आ जाएगा। तो ये डीएफ का स्क्वायर है। अब देखो इसको भी हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? थोड़ा मन में तोड़ेंगे। जैसे 208 का हाफ करेंगे 104, उसका हाफ करो 52 का हाफ करो 26 का हाफ करो 13 ना। तो अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, 13 का डबल 26 का डबल 52 का डबल 104 का डबल 208। समझा ये क्या किया मैंने? अब यहां पर क्या करेंगे? जोड़ियां बनाएंगे। दो की 2 जोड़ियां बनी है, इनको बाहर निकालेंगे, 13 अंदर ही रह जाएगा क्योंकि उसकी जोड़ी नहीं बनी, ओके? तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर ये स्क्वायर रूट लेने के बाद ऐसा लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, और आपका आ गया दैट इज 4√13। क्या? डीएफ। समझ में आया? डीएफ कितना आ गया? 4√13। इसी तरीके से आपको निकालना है क्या? ईएफ। ईएफ भी निकालना है और इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। बट यहां पर ट्रायंगल क्या होगा? ट्रायंगल देख लो, इन ट्रायंगल ई एफ जी, ओके? ई एफ जी किधर? 13 में नहीं, वो 13 ये 13 इंटू 2 इंटू 2, ये इसको, अच्छा इसको नहीं लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे, रूट इधर डालेंगे, ओके? हाँ, अब आगे देखना, ई एफ जी दिख रहा है सबको? अब इसमें हाइपोटेनस बताइए कौन होगा? ई एफ बराबर, और 90 डिग्री कौन है? एफ जी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अभी यहां पर इंग्लिश में लिखना क्या? बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको लिखना है बाय पाइथा, ऊपर नहीं लिखा था ना मैंने, इधर लिख देता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? यहां पर होगा जीएफ का स्क्वायर, नहीं जीएफ नहीं लिखने का, एफ जी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ईजी का स्क्वायर इज इक्वल टू ईएफ का स्क्वायर, बराबर? तो यहां पर क्या हो गया? अभी देखो, इसका 12, एफ जी का 12 हो जाएगा, ईजी का 18 हो जाएगा। जरा स्क्वायर मारो फटाफट, बताओ। 12 का स्क्वायर 144, 18 का 324 ना, यस 324, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? दोनों को ऐड करने पर 864। अब देखो इसको तोड़ने की बारी आती है। 468 का हाफ 234 का हाफ 117। अब तो जाएगा नहीं, 117 शायद 3 के टेबल से चले जाए। तो जरा देखना हम लोग क्या करेंगे, ये देखो
3 के टेबल में कोशिश करते हैं। आई गेस 39 क्या, ये देखो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 का डबल 12 3 जा 36 13 जा कितना होता है 36 13 जा करो 36 13 जा यही होगा क्या 36 13 जा 308 क्या बात करते हो गलत मल्टीप्लाई कर रहे हो ओके टेकिंग स्क्वायर रूट ओके तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने के बाद देखो अभी किसकी जोड़ी बनी 3 की और एक 2 की 2 एक बार बाहर निकलेगा 3 एक बार बाहर निकलेगा अंदर आ जाएगा √13 तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 6√13 किसका EF का आंसर कितना हो गया इतना यूनिट है सेंटीमीटर है जो भी है लिख दीजिएगा अंडरस्टूड एवरीवन 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल क्या होता है जो दो अलग अलग अपोजिट एंगल को कनेक्ट करने वाली लाइन होती है ना उसको डायगोनल बोलते हैं जैसे कि A और C इन दोनों को कनेक्ट करने वाली एक लाइन है जिसको हम लोग डायगोनल बोल सकते हैं ये एक्चुअल में डेफिनेशन नहीं है बस आपको मैं बता रहा हूं यहां पर क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है वो 35 है उस रेक्टेंगल का और जो ब्रेथ है वो 12 है आप उसका डायगोनल फाइंड करिए तो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री ऐसा क्यों लिखा मैंने क्योंकि मुझे मालूम है ऑल एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री तो मैं यहां पर लिखूंगा ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री ओके फिर मैं लिखूंगा एक ट्रायंगल का नाम जरा देखना क्या आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या अब ABC में हाइपोटेनस दिख रहा है AC इज इक्वल टू AB प्लस BC AB कितना है 12 BC कितना है 35 12 का स्क्वायर 144 35 का स्क्वायर 1225 दोनों को ऐड किया कितना हो गया 9 6 3 1 1369 ना हाँ 1369 और ये 1369 किसका स्क्वायर रूट है बताओ मतलब 1369 किसका स्क्वायर है सो सॉरी 36 पक्का टेकिंग स्क्वायर रूट इट इज अ स्क्वायर ऑफ एक्चुअली 37 ओके स्क्वायर तो यहां पर क्या हो गया AC का आंसर कितना आ गया 37 तो आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना पड़ेगा क्या डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हाउ मच इज 37 सेंटीमीटर यस लिख लो